वेलकम शर्मा फैमिली, स्वागत है आपका। नेटवर्थ इज 850 करोड़। रियल एस्टेट टाइटन्स कपूर इंडस्ट्रीज, नेटवर्थ इज 3200 करोड़। मैं तो आदित्य मल्होत्रा के लिए आई, द मोस्ट एलिजिबल बिलियनियर में से एक। अपना जादू दिखा के अपने आगे की जिंदगी सेट करना चाहती हूँ बस। वायु किंग, पीएम साहब को पता चला आप दिल्ली में हैं, वो आज डिनर पे आपका इंतजार कर रहे हैं। इनवाइट करने के लिए शुक्रिया मिस्टर राठौर, पर उन्हें मेरा माफीनामा भेज देना। मैं नहीं आ सकता। आज मेरी बहन की एंगेजमेंट है और इससे बड़ा दिन मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। So next one is Veer Singhania. Net worth is 5 lakh. ओए, कहाँ जा रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये घटिया जुबान इस महंगे लिबास पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। कहाँ जाना है? अंदर। अबे ओए भिखारी, वो स्क्रीन देख, वहाँ तेरी असलियत लिखी हुई है। 5 लाख। इतने में तो मेरा कुत्ता 1 महीने में पेडिग्री खाता है। वेल्थ वेरिफिकेशन, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, तेरी औकात है। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? रिधिमा सिंघानिया की बेस्ट फ्रेंड, सिंघानिया एंटरप्राइजेस की सीईओ की यार। और तू तो उसके घर पे कचरा साफ करने के भी लायक नहीं है। देखो सब, ये 5 लाख का कूड़ा यहाँ पार्टी अटेंड करने आया है। सिक्योरिटी जी मैम। इसे अब भी क्या भी यहाँ से बाहर निकालो। हट जाए यहाँ से। अमीरों की पार्टी में फ्री का खाना खाने आया क्या? मुझे मेरी भाभी ने बुलाया, चाहो तो ये इनविटेशन कार्ड चेक कर लो। तेरी भाभी क्या यहाँ बर्तन धोती है? चल निकल यहाँ से। So ladies and कोई भी स्क्रीन या कोई मशीन तय नहीं करेगी। आज मैं जहाँ पर भी हूँ, जिस कुर्सी पर हूँ, जिस पोजीशन पर हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ वीर के कारण। मेरे शादी के सिर्फ 1 साल बाद मेरे पति इस दुनिया से चले गए थे। मैं सिर्फ 18 साल की थी, ग्रेजुएट तक नहीं थी। मेरी ग्रेजुएशन वीर की वजह से हुई। मुझे वापस जीना वीर ने सिखाया। उसने अपनी सारी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। सिक्योरिटी, अभी के अभी इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालिए। रिधिमा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। जो लोग इंसान की इज्जत, उसकी वैल्यू उसके बैंक बैलेंस से करते हैं ना, वो मेरे दोस्त कभी नहीं हो सकते। जस्ट गेट आउट। जी मैम। चलिए आप लोग यहाँ से, सुनाई दिया? ओके सुना तूने? 2400 करोड़। रिधिमा ने कितना कुछ अचीव कर लिया, और तूने तो उसकी जिंदगी में ना एक बहुत बड़ा धब्बा है। धब्बा? काफी गहरी सोच है आपकी। निकल जाए यहाँ से वीर। तुझे पता भी है कि यहाँ इंडिया के कितने बड़े बड़े टाइटन्स आए हैं। अगर उन्हें पता लगेगा कि रिधिमा का ये देवर जैसा भाई ये 3rd क्लास कपड़े पहनकर आया है, तो उसकी रेपुटेशन मिट्टी में नहीं मिल जाएगी। तो उसका करियर बर्बाद करना चाहता है क्या? मेरी भाभी की रेपुटेशन उनके काम से, मेरे कपड़ों से नहीं है। अगर तो रिधिमा से प्यार करता है तो चला जा चुपचाप, क्योंकि तेरा यहाँ होना उसके लिए शर्मिंदगी से बड़ा और कुछ नहीं। और रही बात ओबरॉय, रोड़ों की बातें करेंगे। देख अपने आप को, ये बाय 2 गेट 3 वाले कपड़े और ये जूते कॉपी के भी कॉपी है। तुझे पता है इस होटल का एक बुफे तेरे साल की पूरी सैलरी से भी ज्यादा है। ऐसा बोलने वाला कभी सच नहीं बोलता। और अगर बात रिधिमा भाभी की आती है ना, तो उन्हें मुझ पर बहुत गर्व है और मुझे उन पर। गरीब लोग ना अक्सर ऐसी बातें बोल के दिल को बहलाते हैं। सच तो ये है कि तेरी वजह से तेरी रिधिमा भाभी को बिलियनर बनने का सपना ना चूर-चूर हो जाएगा। तो चाहता है कि तेरी वजह से वही वापस वही घिसी पिटी जिंदगी जिए, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो। मेरा ईगो इतना बड़ा है ना मोहित, कि तुझ जैसे 10 ओबरॉय उसमें समा जाएंगे।
रिद्धिमा भाभी की किस्मत में लिख चुका हूं और उसमें तुझ जैसे ओबरॉय की जरूरत नहीं उन्हें। सच्ची सोच, पता था तू यही बोलेगा। सच तो ये है कि कुत्ते भौंकते हैं लेकिन सड़क पर, तो इसलिए बाहर निकल, क्योंकि मेरा यहां पर ना इटालियन मार्बल खराब हो रहा है तेरे इस गंदे जूतों से। Get the hell out of here। मोहित, एक बात याद रखना, जो ऊंचाइयां तुम देख रहे हो ना, वो मैंने ही बनाई है। जब ऊपर आओगे तो सबसे पहले मेरा चेहरा ही दिखेगा तुम्हें, और जब नीचे गिरोगे ना तो मेरे ही जूतों में आकर गिरोगे। तो ठीक है, फिर सिक्योरिटी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी ये शक्ल देख के ना तुझे कोई भी यहां से बाहर फेंक देगा। Just stay that because it suits you। एंजॉय कर ले मोहित, क्योंकि तेरा जो ये 4,800 करोड़ का एम्पायर है ना, मेरे एक एंटर की दबाने से 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। वीर, तुम क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं भाभी, मैं ठीक हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मोहित आपके लिए ठीक नहीं है। बहुत छोटी सोच है इसकी। क्यों ना मैं आपको किसी बेहतर इंसान से मिलवाऊं। ये देखिए। वीर, ये आदित्य मल्होत्रा है, यंगेस्ट बिलियनियर ऑफ इंडिया, हार्ट थ्रोब ऑफ मिलियंस। ये मुझ जैसी सिंपल और विडो लड़की की तरफ देखेगा भी क्यों? अरे, इसकी एक स्माइल के पीछे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स लाइन लगाते हैं। जो भी हो, वो देखेगा आपकी तरफ। आप मेरी भाभी हो, वो खुद चल के आएगा आपके पास। आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। वीर, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है इन हाई फाई लोगों के बीच, इसलिए शो ऑफ कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर अच्छा लगा। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, सर मैं मोहित ओबरॉय बोल रहा हूँ। सर आज मेरी एंगेजमेंट पार्टी है ओनिक्स में। सर अगर आप 5 मिनट के लिए अगर आ सके तो बहुत अच्छा होगा। ओबरॉय, मैंने कहा ना, आई एम बिजी। मेरे पास ये फालतू पार्टीज के लिए वक्त नहीं है। डोंट कॉल मी अगेन। मोहित, आदित्य से बात कर रहे हो क्या? उसको मेरी तरफ से इनविटेशन भेज दो। बोलो, वीर सिंघानिया ने बोला है। ओए, मेरा कॉल मिस्टर मल्होत्रा के साथ लग रहा है। कैसे खराब करना है तू? और तेरी हिम्मत कैसी उनका नाम लेने की? वीर, मिस्टर मल्होत्रा को नहीं नाराज करते हैं प्लीज। ठीक है, मैं खुद ही कॉल कर देता हूँ। वीर इतना नाटक क्यों कर रहा है? उसे मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा दिल रखने के लिए अपना स्टेटस दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। सर मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। सर अगर आप रात को आएंगे तो सर मेरे लिए बहुत अच्छा होगा सर, प्लीज। क्या नाम बोला? सर मोहित ओबरॉय। तुम्हारा नहीं। वायु किंग। एक जरूरी कॉल है। सर, आपने कॉल किया, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। रिलैक्स रिलैक्स, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मोहित, क्या हुआ? अभी मैं मिस्टर आदित्य के साथ कॉल पे था, तो मैंने उनको किसी से बात करते हुए सुना और उन्होंने वायु किंग का नाम लिया। वायु किंग? वो एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा आदमी है। वो पूरी इकोनॉमी को रन करता है। कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, यहाँ तक कि इंडिया के बड़े से बड़े सीईओ अपना बिजनेस रन करने के लिए उनसे मशवरा तक लेते हैं। मतलब आदित्य मल्होत्रा वायु किंग को जानता है? हाँ, अगर आदित्य सर के थ्रू मैं वायु किंग से अगर मिल लूं ना, तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। इनफैक्ट ये 5,000 करोड़ की कंपनी से भी बड़ा। वीर कह रहा था ना कि वो कॉल करेगा उन्हें। तुमको लगता है ये वायु किंग है? अगर ये वायु किंग है ना, तो मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ। वीर तो बस एक सिंपल इंसान है, वो वायु किंग कैसे हो सकता है? मैं भी ना कुछ भी सोच रही हूँ। सर, आप अपनी भाभी से मिलवाना चाहते हैं, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। इसी बहाने आपसे मिलने का भी मौका मिल जाएगा। थैंक यू सर, आई विल बी देयर। और हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग का कचरा भी साफ करना है। कचरा साफ हो जाएगा सर,
आपका हुक्म सर आंखों पे। आदित्य सर का फोन। हेलो सर, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी सर। यहाँ पे एक पागल आदमी है, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। एड्रेस कंफर्म करो। पैलेस। ये सर। मैं आ रहा हूँ अभी। ओके ओके सर, थैंक यू। क्या हुआ? उन्होंने हाँ बोल दिया। वाओ मोहित, आई एम प्राउड ऑफ यू। और ये अपने आप को वायो किंग समझता है, कचरा। आदित्य सर ने ना जरूर कोई और वीर समझा होगा। देख देख। ओ, भैया ने सही कहा था, इसे पहचाना तो बहुत ही आसान है। तुझे पता है, 4 पैर वाले गंदे नाली के कीड़े में और इसमें सिर्फ 2 पैर का फर्क है। चल चल इसे भगाते हैं यहाँ से, वरना पूरी पार्टी में मच्छर की तरह घूमता रहेगा। चल। ओह माय गॉड, अंधे हो क्या? पूरी वाइन वेस्ट कर दी तुमने मेरी। तुम जैसे नौकरों को यहाँ एंट्री किससे दी? हाँ देख भिखारी, ये तूने क्या किया? क्या बदतमीजी है ये? मैंने किया है। हाँ तूने तो इतना करीब क्यों आ गया? हाँ देख, पूरा फ्लोर गंदा कर दिया अब तूने। तू देख क्या रहा है? नीचे झुक कर वाइन साफ कर। और स्टाफ की एंट्री यहाँ पर नहीं है। तू यहाँ कैसे आया? मैं कोई स्टाफ नहीं हूँ। हाँ तूने सही कहा, स्टाफ के पास तो कम से कम पहनने के लिए ढंग का यूनिफॉर्म तो होते हैं। और तुझे देख के ये लगता है कि मंदिर के बाहर से सीधा भिख मांगे का कपड़ा पहन के आ गया है। मैं तो ये कपड़े उतार कर दुनिया का सबसे महंगा सूट पहन सकता हूँ, पर तुम लोग, तुम्हारी जो एक घटिया सोच है ना, उसे उतार कर कभी इंसान नहीं बन सकते हो। ये पैसे वाली बात है ना, तो तू कर ही मत, बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। चुप ही रहे, समझा? देख, तो जो करने आया है वो कर। बर्तन धोना है या टॉयलेट साफ करना है, और चुपचाप पीछे के गेट से निकल जाना। सीरियसली ये लोग ना बिल्कुल ऐसे ही होते, अपना काम तो ढंग से करते नहीं, बस मुंह उठा के सामने आ जाता है। मैंने कहा ना, मैं यहाँ साफ सफाई करने के लिए नहीं आया हूँ। डोनेशन लेने आया। शक्ल देख इसकी, ऐसा नहीं लग रहा है कि सालों से पानी का मुंह तक नहीं देखा है। मुझे लगा कि कहीं चूहा मारा पड़ा है, फिर ध्यान दिया तो तुझसे बदबू आ रही थी। सीरियसली यार, इसे कह दो कि यहाँ से थोड़ा दूर रहे। बदबू मुझसे नहीं, तुम दोनों के स्टेटस की जो ये सड़ी हुई सोच है ना, उससे आ रही है। What? क्या कहा तूने? सुना नहीं तुमने? या फिर ये तुम्हारे जो कान हैं, ये भी तुम्हारे जेवरों की तरह सिर्फ दिखाने के लिए? तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? मैं दिया ओब्रॉय हूँ। ओब्रॉय, तेरे जैसे नल्ले ना हमारे घर के गेट के बाहर भीख मांगते हुए मिलते हैं। आते होंगे तुमसे मिलने, तुम्हारे लेवल के लोग जो हैं। तेरी तो ये पक्का किसी वीआईपी के नाम पे अंदर घुसना चाहता है। मैं कोई इम्पोस्टर नहीं हूँ जो यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इस पार्टी में इनवाइट किया गया है। रिद्धिमा सिंघानिया, मेरी बहन जैसी भाभी है वो। रिद्धिमा सिंघानिया 2400 करोड़ कंपनी की सीईओ, द राइजिंग स्टार, फॉर की एंटरप्रेनर, और उसका भाई तू। अरे भैया, एक्टिंग करने से पहले थोड़ी रिसर्च तो कर लेते। सीधा दुल्हन के भाई बन गए, वो भी रिद्धिमा सिंघानिया। हाँ देख, मैं समझ सकती हूँ, तुझे भूख लगी होगी और फ्री का खाना खाने का मन कर रहा होगा, तो ये लो पैसा और किसी ढाबे में जाके अपना पेट भर लेना। और अगली बार किसी एलिट वेडिंग में घुसने की कोशिश भी मत करना। इन भिखारियों को यही भाषा समझ आती है। तो यहाँ फ्री का खाना ठूसने आया होगा ना? एलिट पार्टी है तो सोचा होगा फ्री का पनीर और वाइन ही चुरा लूं। मैं यहाँ किसी के टुकड़ों पे पलने के लिए नहीं आया। तुम्हारी शक्ल पे ही लिखा है बुक्खड़। तो ज्यादा नाटक मत करो, ये पैसे उठा और निकलो यहाँ से। नहीं। क्या नहीं? तेरे जैसे भिखारी के लिए तो ये पूरे साल भर की कमाई है। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो तुम लोगों का एक फेंका हुआ पैसा उठाऊंगा। अच्छा, भिखारी नहीं हो तो क्या हो फिर?
पैसे फेंकने से कोई अमीर नहीं बनता है, और ये जो कागज के टुकड़े हैं ना, ये तुम दोनों की घटिया सोच को छुपा नहीं सकते हैं। वैसे रिद्धिमा के भाई का नाम वीर है, कोई हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन होगा। तुम्हारे जैसे सड़क छाप को देखकर तो कोई बिलीव ही नहीं कर सकता। तुम रिद्धिमा के फैमिली से बिलोंग करते हो। मैं हाई प्रोफाइल हूं या नहीं, ये तुम्हारे जैसे लोगों को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम रिद्धिमा के भाई जैसे देवर होते तो तुम्हारे पास भी सिक्योरिटी होती, तुम भी महंगा सूट पहन के महंगी गाड़ी में आ रहे होते। पर तुम्हें देख के तो लगता है तुमने सूट भी पिछले जन्म में देखा होगा, वो भी बस फोटो में। बस एक बात बताओ, तुम दोनों हो कौन? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों अभी कोई सास बहू के सेट से उठकर यहाँ आ गई हो। हम ओबेरॉय सिस्टर्स हैं। यस, मोहित ओबेरॉय की बहन। अच्छा, तो ये है तुम्हारी पहचान। तो सब कुछ तुम्हारे पास जो भी है वो तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई का होगा। तुम तो एक मैनिक्वीन जैसी हो जिस पर बस कपड़ों को सजा दिया गया है। गरीब लोग ऐसे ही लॉजिक लगाते हैं, तुम लोग बस जेलस हो। वेट, मैं रिद्धिमा को खुद कॉल कर लेती हूँ। अगर तुम उसके भाई हो तो वो खुद कंफर्म कर देगी, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें खुद यहाँ से डायरेक्टली पुलिस के हवाले करूंगी। नहीं, उसको कॉल नहीं करेंगे। वो रिद्धिमा गेस्ट को अटेंड करने में बिजी होगी। इसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि रिद्धिमा के फैमिली से हो सकता है। तुम्हारे हिसाब से रिद्धिमा सिंघानिया के देवर को कैसा होना चाहिए बताओ? बिल्कुल रिद्धिमा जैसा, सक्सेसफुल, क्लासी, एलिट। और तुम तो ऐसा लग रहा है कि जिंदगी भर मेहनत की फिर भी फुटपाथ पे ही पड़े रह गए। तुम दोनों बिल्कुल अपने भाई जैसी हो। हाँ बिल्कुल। घटिया। तेरी इतनी हिम्मत। तुम दोनों ने अपना मुंह खोला था ना, मुझे तभी पता चल गया था कि तुम्हारा उससे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा, क्योंकि उसकी सोच भी तुम दोनों के जैसी ही है। पैसे से शुरू और पैसे पे खत्म। तुम लोग वो लोग हो जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद ऊपर उठते हो, पर सच्चाई तो ये है कि पैसा होते हुए भी तुम लोग जीरो। जस्ट शट अप। वीर, एक मिनट, क्या बदतमीजी है ये? पूरी दिमाग, थैंक गॉड तुम यहीं पर हो। देखो ये आदमी तुम्हारा नाम लेके कब से। ये कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं है, मेरे देवर, मेरा भाई वीर सिंघानिया है, और इसे यहाँ पर आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। व्हाट? ये तुम्हारा देवर? आई मीन तुम इतनी एलीट, इतनी सोफिस्टिकेटेड हो, और ये तुम्हारा देवर? हम तो इन्हें कोई स्टाफ समझ रहे थे यहीं। तो मेरे भाई को स्टाफ मेंबर बोल रही हो? हाउ डेयर यू? रिलैक्स रिद्धिमा, आई एम सॉरी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आई मीन जस्ट लुक एट हिम, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसका बॉडी पोस्चर, एंड लुक एट यू, तुम इतनी क्लासी, इतनी सोफिस्टिकेटेड हो। आई मीन ऑनेस्टली कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, बट तुम्हारे इस देवर जैसे लोग हमारे बीच फिट नहीं होते। रिद्धिमा, अपने आसपास देखो, ये ऑनेक्स होटल है, इंडियाज मोस्ट एक्सक्लूसिव वेन्यू। यहाँ सिर्फ बिलियनियर्स, एलिट लोग, पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लीडर्स आते हैं। मेरे भाई पर मुझे गर्व है। गर्व? रियली? रिद्धिमा सच बताओ, जब तुम बोर्ड इंटरैक्शन में जाती हो, इन्वेस्टर पिचेस देती हो, तब तुम अपने भाई के बारे में डिस्कस भी करती हो? मैं प्रोफेशनल सेटिंग में पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करती हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम्हारे भाई के बारे में लोग जानेंगे तो तुम्हारी क्रिएटिविटी के बारे में लोग शक करेंगे। ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों नहीं बताती? हाँ, बोर्ड मीटिंग्स में, मीडिया इंटरैक्शन में अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्यों नहीं बताती? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम शर्मिंदा हो। नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं। तुम लोग रिद्धिमा भाभी से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। रिद्धिमा को बीच में मत लाओ। तुम्हारा प्रॉब्लम मुझसे है, डायरेक्ट मुझसे बात करो। हाँ तो मिस्टर वीर, वैसे क्या करते हैं आप? बिजनेस। हाउ कन्वीनियंट। कैसा बिजनेस करते हो? क्या रेवेन्यू है और कितने एम्प्लॉयमेंट है तुम्हारे पास? प्राइवेट है। प्राइवेट है? देखा, यही तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। जब किसी के पास कुछ होता है ना तो प्राउडली बोल देते हैं, और जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो ये प्राइवेट का दाग लगते हैं। देखो हम ना डम नहीं है, तुम्हें देखकर एक बात तो क्लियर है कि तुम कोई बिजनेसमैन नहीं हो। तुम सिर्फ और सिर्फ रिद्धिमा के तेवर हो। दैट्स इट। यही है तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन।
क्या है तुम्हारे भाई के पास? बिजनेस है? नहीं। कोई टीम है? नहीं। कोई ऑफिस अचीवमेंट? एनीथिंग? कुछ नहीं। तो तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा भाई सक्सेसफुल है? हाउ? सक्सेस सिर्फ पैसों से नहीं नापी जा सकती है। ओ प्लीज, अपना ये फिलोसफी झाड़ना बंद करो। दुनिया में आजकल सब कुछ पैसा ही है और तुम्हारे इस भाई के पास कुछ नहीं है। सिंपल। अच्छा, तुम्हें कैसे पता मेरे पास पैसा नहीं है? ये बारी, कम से कम मुझे ये तो पता है कि मेहनत कैसे की जाती है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मम्मी, क्या सर्कस लगा रखी है? और ये फटीचर कौन है? ये मेरे देवर, मेरे भाई वीर सिंघानिया है। सिंघानिया, आप बिजनेसमैन हैं? जी। किस फील्ड में? इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्लोबल मार्केट। फर्म का नाम क्या है? आप प्राइवेट है, पब्लिक होल्डिंग नहीं है। देखो, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती हूँ, बिल्कुल सीधी बात करती हूँ। तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा ये हुलिया अच्छे से बता रही है। किसी के हुलिये से उसकी हैसियत जज करना थोड़ा गलत मैट्रिक है मैम। मैट्रिक? मिस्टर सिंघानिया, पिछले 35 साल से मैं हाई प्रोफाइल सोसाइटी में मूव कर रही हूँ। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो दिखाते हैं। एक्चुअली मैम, आप तुम इस इवेंट के लिए फिट नहीं। देखिए मम्मा, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। रिद्धिमा, प्रैक्टिकल बनो। तुम्हारे इस देवर की वजह से हमारे डील्स कैंसिल हो सकते हैं, इन्वेस्टर सवाल उठा सकते हैं, बोर्ड मेंबर्स डाउट कर सकते हैं। भाभी, अगर आप कहें तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इतनी प्रॉब्लम है अगर यहाँ सबको तो। नहीं वीर, तुम कहीं नहीं जाओगे। ओ वीर, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मुझे है मोहित, इसके यहाँ होने से। भाभी, हम अंदर चलें। एक मिनट, पहले एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी। कैसी फॉर्मेलिटी? तुम चाहती हो कि ये बैंक्वेट अटेंड करे तो इसे हमारे खर्चे में कंट्रीब्यूट करना होगा। आई एम सॉरी, ये क्या पागलपन है? यहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए हैं तो उनके तो सवाल उठेंगे ना। तो तुम्हारे भाई जैसे देवर को तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना अपनी वर्थ प्रूफ करने के लिए। मुझे मेरी बहन जैसी भाभी के लिए एंगेजमेंट में खर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप सब लोगों को देखकर लगता है कि जिस फैमिली में मेरी भाभी जा रही हैं, आप लोग इसके बिल्कुल लायक नहीं है। जुबान संभाल कर। तुम यहाँ इस जगह पे इसलिए खड़े हो क्योंकि रिद्धिमा हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है। कितने पैसे देने हैं आप लोग मुझे बताइए, मैं पे कर दूंगी। कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 करोड़। What? 50 करोड़? What? Oh my God! हाँ, मैं देखती हूँ। ओके। क्या हुआ मॉम? मोहित, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे पापा का है, उन्हें अर्जेंटली फंडिंग की जरूरत है। More than 50 lakhs होंगे। रिद्धिमा, शादी के खर्चे एंगेजमेंट के खर्चों से बहुत ज्यादा होता है, और ये तो मैंने कुछ भी नहीं बोला है। इट्स जस्ट पीनट्स। सही कहा आपने मिसेज ओब्रॉय, 50 करोड़ बहुत ही छोटी सी रकम है, पर क्या है ना कि आप लोग इसके लायक नहीं है। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। परफेक्ट, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक काम करो, तुम उस स्क्रीन के पास जाओ, पेमेंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी। हमारे सिस्टम्स बैंक के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं, यू नो, हाई टेक्नोलॉजी। और वैसे भी वीर, स्क्रीन तुम्हारा नेटवर्क डिस्प्ले करेगा। वीर, प्लीज। अरे डोंट वरी भाभी, मैं हैंडल कर लूंगा। कम ऑन वीर, डोंट बी शाय, लेट द पीपल सी हाउ मच डू यू वर्थ। 5 लाख? ओ गॉड, 24,000 करोड़ की सीईओ और देवर की नेटवर्थ सिर्फ 5 लाख। इनफ इज इनफ गाइस। शट अप रिद्धिमा। और मिसेस सिंघानिया, ये क्या है? 5 लाख रिटायरमेंट फंड? मेरा बिजनेस गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर मतलब लोअर ग्रेड। रिद्धिमा बेटा, तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया? अगर पहले बता देती तो एडजस्ट कर लेते। एडजस्ट? एक मिनट। भाभी को ना 2 दिन के वक्त में पूरा का पूरा बर्बाद कर दूंगी। क्या कहा तुमने? आंटी,
कपूर ग्रुप्स का नाम बिजनेस वर्ल्ड में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे फादर ने ये प्रॉमिस किया था कि अगर आप मेरी शादी मोहित से कराती है तो हम आपकी कंपनी का साथ देंगे हर मुश्किल में, वो भी बिना इंटरेस्ट के साथ। अब सही मायने में पता चला है कि असली बहू क्या होती। पर मोहित, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, फिर ये सब क्या है? रिदिमा, मैंने वो तब कहा था जब तुम्हारी कंपनी अच्छी चल रही थी, तब तुम मेरी फैमिली के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली थी। रिदिमा, तुम अपने भिखारी जैसे देवर के साथ अभी तक यहाँ खड़ी हो। पनौती ने पूरी पार्टी खराब कर दी। भिखारी करेगा। तुम इन्हें भिखारी बोल रहे हो? सर, ये एक मामूली कर्मचारी है, मैं इसको भी धक्के मार कर निकालता हूँ। मोहित! बाहर इन्हें नहीं, तुम्हें निकलना चाहिए। देखिए गौतम जी, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये तो एक मामूली सा नौकर है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई औकात नहीं है। वैसे गौतम जी, मुझे कहना पड़ेगा, हमारी बहुत खुशनसीबी है कि आप हमारी फैमिली को इतनी इज्जत देते हो, इतना प्यार देते हो, लेकिन अब आपको रिदिमा को कोई नहीं है कि तुम किसकी बेइज्जती कर रही हो? तुम्हें नौकर लग रहे हैं? हाँ? तुम्हारी औकात नहीं है, तुम सोच भी नहीं सकती इनकी असलियत क्या है। देखिए गौतम जी, हम भले ही दौलत में आपसे थोड़े पीछे होंगे, लेकिन मैं भी हाई सोसाइटी में उठती हूँ, बैठती हूँ, लोगों को मिलती हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना है कि दुनिया इसके आगे अपना सर झुकाती हो। मुझे कोई हैरत नहीं है कि तुम मुझे नहीं जानती हो, पर सच तो ये है कि अगर इन सब में मेरी बहन इन्वॉल्व नहीं होती ना, तो तुम जैसे लोग मेरे आसपास खड़े होने की हैसियत भी नहीं रखते हैं। अच्छा, तो फिर बताओ, कौन हो तुम? तुम ये जानने के लायक नहीं हो। लगता है ये डर रहा है सच्चाई मानने में कि ये सच्ची में एक कर्मचारी है, सफाई वाला। तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारे इस नाटक में फंस जाएंगे? अरे साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये जो है ना, ये सारे भाड़े के एक्टर्स है जो तुम लाए हो, ताकि तुम्हारा एक छोटा सा ड्रामा ना सच लग सके। बताओ, कितने पैसे दिए थे तुम्हें इन्हें अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए? मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। तुम चाहे कितने भी पैतरे अपना लो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम कभी ओबरॉय फैमिली की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि हम सड़क का कचरा अपने घर नहीं लेकर आते। रिदिमा ने पक्का इन मर्दों के साथ सोकर इन्हें मना लिया होगा। बस, क्या बकवास कर रही हो ये तुम? रिदिमा, बताओ, यहाँ पर कितने मर्दों के साथ सोई हो? मोहित, खामोश। सिंघानिया ग्रुप को 1000 करोड़ ट्रांसफर करो अभी। थैंक यू सो मच। हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं वापस अपनी कंपनी खड़ी कर सकती हूँ फिर से। जरूरत नहीं पड़ेगी, कपूर ग्रुप के सारे बिजनेस पार्टनर्स तुम्हारी फर्म में ट्रांसफर हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा के लोग ना कभी भी मुझे छोड़कर इस थर्ड क्लास रिदिमा के पास नहीं जाएंगे। तुम्हारे पिता की कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। नहीं नहीं, कपूर ग्रुप काफी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से उसकी बदतमीज बेटे ने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिदिमा की इस तरह बेइज्जती करने की? मिस्टर आदित्य मल्होत्रा यहाँ पे कभी भी आते होंगे, वो वायु किंग के खास आदमी हैं। तब तुम लोगों को पता चलेगा। तुम लोगों ने मुझ पे हाथ उठाया ना, तब बताएंगे वो। मोहित, क्या तुमने कभी सोचा है आदित्य मल्होत्रा यहाँ सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें फोन किया है? मिस्टर आदित्य मल्होत्रा आ रहे हैं। अब तुम जैसे भिखारियों को पता चलेगा कि असली पावर क्या होती है। प्लीज
ये वही है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अभी तो खेल शुरू हुआ है भाभी, इन सब का हिसाब करना तो अभी बाकी है। फिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उनके ऊपर वायु किंग का हाथ है। इसीलिए तो मैंने सोचा क्यों ना तुम दोनों को सेटअप करवा दो। एडी वैसे कोई बुरा लड़का नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आदित्य मल्होत्रा। ओए एडी, इधर हाउ यू? हाय। बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई आदित्य सर से इस तरह बात करने की? ये तो तू गनीमत बना जो यहाँ खड़ा, वरना धक्के मारे कब का बाहर निकाल दिया होता था। सर आप इस भिखारी पे ध्यान मत दीजिए, यह तो एक गंदी नाली का कीड़ा है। इसको लगता है ये आपको किसी भी फालतू नाम से बुला सकता है। कितना बड़ा बेवकूफ है ये। अगर ये बेवकूफ है तो मैं क्या हूँ? सर आप तो पूरी दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस टाइकून हैं। सर ये तो आप यहाँ पे टॉयलेट साफ करने के भी लायक नहीं है। इस भिखारी को मैं भी धक्के मार के निकालता हूँ। अगर आज किस्सा खत्म होगा तो वो ओबरॉय खानदान का होगा। हेलो। हाँ पापा। बेवकूफ, तुमने किससे पंगा लिया है? तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है। क्या क्या बैंक? आता है। Just shut up! मोहित, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इन दोनों को मार डालो। सर आपका फोन सर। फोन उठावा दे। जी सर। मिस्टर सिंघानिया, राघव स्पीकिंग, सिक्योरिटी डिवीजन। हाँ बोलो। सो टेक्निकल ग्लिच रिजॉल्व हो गई है, आपके सारे अकाउंट्स एक्टिव कर दिए हैं। गुड, थैंक यू राघव। आदित्य, मैं नहीं चाहता हूं कि ये लोग फिर कभी मुंबई में कदम रखें। समझ गया सर, मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा। कपूर फैमिली, ओबरॉय फैमिली दोनों को ब्लैकलिस्ट में डालो। हर एक मेजर सिटी से, हर एक बिजनेस सर्कल से। नहीं प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूं और मैं कर रहा हूं। भाभी चलो, हमारा काम हो गया। रणवीर, इनके साथ उसकी चिंता आप मत करिए, एडी है ना यहाँ पे, सब कुछ संभालेगा।
ये 5 लाख करोड़। ये हो ही नहीं सकता। आई कांट बिलीव इट। वीर, तो कौन हो तुम? प्लीज हमें बताइए आप हैं कौन? हमने किसने पंगा ले लिया? देखिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या आप लोग जानना चाहते हैं ये कौन है? हाँ। फाइनेंशियल वर्ल्ड में, ग्लोबल मार्केट में इन्हें एक ही नाम से जाना जाता है, वायु किंग। मतलब ये वायु किंग है? मैंने तो सोचा था कि ये सिर्फ एक नाम है, मुझे लगा था ये तो फेक स्टोरी है। फेक नहीं, रियल है। वायु किंग वो इंसान जो ग्लोबल मार्केट को कंट्रोल करता है, जिसके एक फोन कॉल से इकोनॉमिक क्रैश करती है, जिसके पास बहुत पावर है पर उसे कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, और नेटवर्थ इतना कि कोई भी सिस्टम कैलकुलेट नहीं कर सकता। प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए, हमें सच में नहीं पता था कि आप भी। प्लीज मेरी फैमिली और मेरा बिजनेस मुझे वापस कर दीजिए प्लीज। जब मैं नॉर्मल कपड़ों में तुम्हारे होटल के अंदर घुसा तो तुम सब लोगों ने मुझे मेरे कपड़ों के बेसिस पे जज किया। जब स्क्रीन पे मेरी वैल्यू 5 लाख रुपए दिखी तो तुम सबने मुझे इंसल्ट किया, मुझे मॉक किया, सबके सामने नीचा दिखाया। हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। और जब तुम सब लोगों ने मेरी रिद्धिमा भाभी को उनको सबके सामने कैरेक्टरलेस बोला, तब उन्हें कितना बुरा लगा है। इसलिए मैं तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगा। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर। मेरी फैमिली और मेरे बिजनेस को बचा लीजिए प्लीज। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा बिजनेस और मेरी रिद्धिमा भाभी की फैमिली, उनका बिजनेस कुछ भी नहीं। उसके बारे में सोचा तुम लोगों ने? जब तुम लोगों ने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा तो मैं तुम लोगों के बारे में क्यों सोचूं? भाभी चल। एक्सक्यूज मी सर, आज रात एक बिजनेस पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं। यहीं पास के बैंक्वेट में काफी बड़े लोग आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप दोनों भी वहां आइए। सिंघानिया फाउंडेशन। ओह, क्या आप इन्हें जानते हैं? मैंने देखा आप दोनों के सरनेम तो सेम है, फिर मुझे लगा इत्तेफाक भी हो सकता है। ये पापा है, हम यहां नहीं जा रहे। क्यों वीर? जो भी हुआ वो पास्ट में हुआ था, एंड हो सकता है वो बदल गए हों, पर जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, वहां जाएंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा? मुझे भूख लगी है। यहाँ की किचन का बुफे बहुत अच्छा है, मैं खाने जा रहा हूँ। आप आदित्य के साथ टाइम स्पेंड करो। एक्सक्यूज मी, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है। देखो मुझे बहुत तेज भूख लगी है और इस होटल का ओनर जो है वो मेरा दोस्त है। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ खड़े हो? ढाबा नहीं है ये लक्स होटल का फ्लैगशिप रेस्टोरेंट है, 7 स्टार। यहाँ एक डिनर की कॉस्ट तुम्हारी मंथली सैलरी से ज्यादा होगी।
ओनर को जानते हो ये बोलकर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है? तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने। डिस्काउंट चाहिए। मैं यहाँ का मेंबर। मेंबर? तुम? हमारे मेंबर्स गोल्ड कार्ड होल्डर होते हैं फ्रॉम द हाई सोसाइटी, एलीट क्लास ऑफ पीपल। ये देखो, ये क्या है? कोई फ्रॉड कार्ड? हमारे मेंबर्स के कार्ड गोल्डन होते हैं, ब्लैक कार्ड तो हमने कभी इशू ही नहीं किया। ये कार्ड आपके बॉस ने मुझे पर्सनली दिया था। मेरे बॉस ने? जी, मिस्टर सुरेश मेहता ने। प्लीज, मेरे बॉस तुम जैसे अरे गहरे के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब निकलो यहां से, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। सिक्योरिटी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर खन्ना, वेलकम सर। मैं इस आदमी को बस। तुम रिधिमा के देवर हो ना, वीर सिंघानिया? हाँ, पर आपको कैसे पता? वाओ, कॉलेज के बाद पहली बार मिलना हुआ। आप अक्सर रिधिमा को कॉलेज छोड़ने आया करते थे। हाँ, आता था, पर मतलब आप कैसे जानते हैं, बताएंगे आप? मैं रोहन खन्ना। सेंट जेवियर्स, क्लास ऑफ 2015। रोहन इकोनॉमिक्स में जो था? यस एग्जैक्टली। ओह यस आई रिमेम्बर। रिधिमा काफी बात करती थी आपके बारे में। ओह नाइस टू मीट यू रोहन, हाउ आर यू? आई एम गुड। सर, आप इन्हें जानते हैं? हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ। और तुमने इनके साथ ऐसा बिहेवियर किया? सर, मैं तो बस इस आदमी को यहाँ की ड्रेस कोड पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम अभी के अभी इनसे माफी मांगोगे। पर सर, नाउ। सॉरी सर। दैट्स ओके, यू आर जस्ट डूइंग योर जॉब। आई अप्रिशिएट दैट। एक्चुअली हमारे एनुअल क्लास का रियूनियन है, ये ओनली। ओह वाओ। द अपस्टेयर्स प्राइवेट डाइनिंग रूम में। दूंगी। आई एम सॉरी, क्या आप मुझसे बात कर रही? और किससे बात कर रही होगी? मतलब मुझे तो यहाँ कोई और नहीं दिख रहा है जो सफाई काम करता हो। और गाड़ी का ना अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा महंगी है। आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ पर गेस्ट हूँ। एक्चुअली रोहन मुझे नीचे से। गेस्ट? और तुम अपने आप को देखा है? हमारे साथ बैठने के लिए ना थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए। रिधिमा के प्यारे भाई, तुम्हें पता भी है तुम्हारी लावारिस भाभी का क्या हाल है अभी? क्या मतलब? सी, मेरी आंटी और उसके हस्बैंड की कंपनी। On this vote, the ayes are 218, the nays are 211, with one answering present. The resolution is adopted. I've sat there and heard the representative actually spew anti-American rhetoric as well. I've been in that committee room where the representative equates Israel and the United States to Hamas and the Taliban. Ladies and gentlemen, can I get a hallelujah? Finally, it has taken way too long, but we are finally seeing some accountability in the people's house. You just saw that clip. That is Congresswoman Nicole Malliotakis absolutely taking the gloves off. Welcome back to the channel. Today we are watching what I consider to be one of the most satisfying beatdowns in congressional history. We are watching the moment the House of Representatives finally stood up and said enough to the anti-American, anti-freedom venom coming from the far left. And look, we know where this rot comes from. It starts with the guy in the mittens, Bernie Sanders, and it trickles down to his radical disciples like Ilhan Omar. They've been gaslighting us for years, telling us that hating America is actually patriotism. Well, today Nancy Mace and Nicole Malliotakis said, not on our watch. If you love freedom and you're sick of the socialist nonsense destroying this country, smash that like button right now. Let's dive into this because this is pure gold. Mr. Speaker, pursuant to Clause 2A1 of Rule 9, I rise to give notice of my intent to raise a question of the privileges of the House. The form of the resolution is as follows.
House Resolution 713, censuring Representative Ilhan Omar of Minnesota and removing her from the Committee on Education and Workforce and the Committee on the Budget. Whereas Charlie Kirk was a lifelong advocate for freedom of speech, civil political discourse, and the political engagement of youth. Whereas Charlie Kirk was a man of deep faith, a husband, and a father to 2 young children. Whereas on September 10th, 2025, Charlie Kirk was assassinated on the campus of Utah Valley University while exercising his First Amendment right to freedom of speech. Whereas on September 11th, 2025, one day after the assassination of Charlie Kirk, Representative Ilhan Omar gave an interview on Zateo's town hall with Mehdi Hassan in which she smeared Charlie Kirk and implied he was to blame for his own murder. Whereas on September 12, 2025, 2 days after the assassination of Charlie Kirk, Representative Ilhan Omar reposted a video on X, formerly known as Twitter, which disparaged the character of Charlie Kirk and those mourning his death. Whereas the video Representative Ilhan Omar reposted on X states Charlie Kirk is dead, and before the body got cold, the far right propped his corpse up as a cudgel for their holy war. Whereas the video Representative Ilhan Omar reposted on X further states, don't be fooled. These people don't give a single shit about Charlie Kirk. They are just using his death to further their Christo-fascist agenda. Whereas the video Representative Ilhan Omar reposted on X further states Charlie Kirk was a reprehensible human being. He enacted his political agenda by preying on weak-minded people. He took complex socioeconomic issues and simplified them by pointing fingers at outgroups, demonizing those groups, and sicking his massive following on them. Whereas the video Representative Ilhan Omar reposted on X further states Charlie Kirk was a stochastic terrorist, an adamant transphobe. He denied the genocide happening in Palestine. He believed the subjugation of women, and in his last dying words, he was spewing racist dog whistles. Whereas the video Representative Ilhan Omar reposted on X further states Charlie Kirk was Dr. Frankenstein, and his monster shot him through the neck. Whereas the video Representative Ilhan Omar reposted on X further blames Charlie Kirk for his own murder. Whereas Clause 1 of Rule 13 of the Rules of the House of Representatives provides a member, delegate, resident commissioner, officer, or employee of the House shall behave at all times in a manner that shall reflect credibility on the House. Whereas Representative Ilhan Omar's actions in the wake of the assassination of Charlie Kirk are reprehensible and affect the dignity and integrity of the proceedings of the House and do not reflect the credibility on the House. Now, therefore, be it resolved that Representative Ilhan Omar of Minnesota be censured. Representative Ilhan Omar forthwith present herself in the well of the House of Representatives for the pronouncement of censure. Representative Ilhan Omar be censured with the public reading of this resolution by the Speaker, and Representative Ilhan Omar be and is hereby removed from the Committee on Education and Workforce and removed from the Committee on the Budget of the House. Thank you, Mr. Speaker. We've heard from my colleagues the reasons why the Representative Omar should be removed from this committee, but I feel like all the reasons have not just yet been stated, which is why I rise to add for the record. We've heard about the comments that were made regarding anti-Semitism and anti-Israeli views, but I rise to add to the record that as a member of the Foreign Affairs Committee, I've sat there and heard the representative actually spew anti-American rhetoric as well. I've been in that committee room where the representative equates Israel and the United States to Hamas and the Taliban. Absolutely unacceptable for a member of that committee. I've also heard the representative equate that it is the United States' fault that there is turmoil in Venezuela. That is not because of the oppressive socialist and communism that has spread throughout Central and South America and Venezuela at the hands of the Maduro and Hugo Chavez regimes. That is unacceptable.
And as a New York representative, to hear the representative belittle, to try to diminish the worst terrorist attack on United States soil on September 11, 2001, as some people did something, that is unacceptable as well. And I hold the same standard for this side of the aisle that I do the other, because when another colleague on my side said something about 9/11, I also voted to have her removed from the Education Committee because I thought that was inappropriate. So I'm being consistent here, and I hope my colleagues will do the same to show that this is about consistency and accountability, because we should not have an individual with those views on the committee that is tasked with representing our country and our Congress to foreign nations. I yield back. Just wow. Did you hear that silence when the vote was read? That is the sound of the radical left realizing their free pass has expired. Let's break this down because there are two heroes in this video who deserve a standing ovation. First, Nicole Malliotakis. Did you hear how she laid that out? She didn't just use buzzwords. She brought receipts. She sat in that Foreign Affairs Committee, which by the way is supposed to represent the best of America to the world. And she had to listen to Ilhan Omar equate the United States and Israel to the Taliban and Hamas. Let that sink in. The Taliban. The terrorists who oppress women and hate everything we stand for. Omar thinks we are the same as them. And you know who taught her that? That's straight out of the Bernie Sanders playbook. It's that blame America first mentality. Bernie spent his honeymoon in the USSR singing praises for communists. So, it's no surprise his political offspring are out here blaming the US for the disaster in Venezuela. Malliotakis was spot on. Venezuela isn't failing because of America. It's failing because of socialism. It's failing because of the exact policies Bernie and the squad want to bring here. It is unacceptable. And I am so glad a New Yorker stood up and said, you don't get to disrespect 911s and sit on a committee that deals with our national security. Then the vote. 218 to 211. Goodbye. Don't let the door hit you on the way out. Seeing her removed from the Foreign Affairs Committee is a victory for every American who believes we shouldn't have terror sympathizers making our foreign policy. But then enter Nancy Mace. This second part of the video, this is where it gets heavy. Nancy Mace filing that resolution to censure. That is what courage looks like. Listen to the things Omar is being accused of saying in that resolution. Calling a political opponent a stochastic terrorist. Using a man's death to push a political agenda. Calling people Christophascus. This is the problem with the modern left. They preach tolerance and kindness. But the second you disagree with them, the second you challenge their socialist worldview, they don't just want to debate you. They want to destroy you. They want to dance on your grave. It is vile. Nancy Mace is right to call this out. When you have a sitting member of Congress who allegedly reposts videos calling an American citizen Dr. Frankenstein's monster right after a tragedy, that is a sickness. That is a lack of humanity. And again, I blame the leadership. I blame the ideology that Bernie Sanders made mainstream. He convinced a whole generation that if you are a conservative, if you love capitalism, if you love the Constitution, you aren't just wrong, you are evil. That is the mindset that creates an Ilhan Omar. But today was a good day. Malliotakis and Mace reminded us that there are still adults in the room. There are still people willing to fight for the dignity of this country. Ilhan Omar has been kicked off her committees. She's been censured in the court of public opinion. And honestly, it's about time. Let me know in the comments. Do you think they went far enough, or should she be expelled from Congress entirely? I think we all know my answer. Don't forget to subscribe if you want more reactions like this. We're taking our country back, one video at a time.